नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल वालों को इलाज करना आता नहीं है, उनका काम है सिर्फ बिल बनाना। मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है। मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। ऐसे मेरी माता की वहां पे मृत्यु हो गई। फिर फ्लाइट जैसे ही 10 मिनट के लिए हवा में गया, 10 मिनट में वो लैंड हो गया क्योंकि उनकी मशीन ही खराब थी। उसके बेस पे स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल और रेड एम्बुलेंस को लापरवाह सिद्ध किया, उनकी गलती पाई गई। पेपरों में छप गया, सब कुछ छप गया, लेकिन मुझे आज तक वो रिपोर्ट नहीं मिली और आज भी नहीं मिली है। हम एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद फ्लाइट वालों का नाटक। 2 लोग डिसाइडेड थे, बोले आपके फैमिली से 2 लोग आपकी मम्मी के साथ चल सकते हैं। एक मैं था, एक मेरे कजिन भैया थे। तो फ्लाइट का पायलट निकल के बोलता है 2 नहीं, सिर्फ एक ही जन को लेके जाऊंगा, कौन चलेगा जल्दी डिसाइड कर लो। कि और फ्लाइट, मैं बोल रहा हूँ, गेट बंद भी नहीं हुआ होगा, गेट बंद हो रहा होगा, उस बीच में फ्लाइट स्टार्ट हो गई। NHMMI हॉस्पिटल, आपने नाम तो सुना होगा, रायपुर का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, जिसका 8 महीने पहले एक केस हुआ था। आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित केस है। ओम खेमानी, उनकी माताश्री का निधन हो गया था कुछ उनकी MMI वालों की गलतियों से। वो अभी तक केस लड़ रहे हैं। 8 महीने बाद उनका रिपोर्ट आया है और आज हम उनके पास आए हैं और जानेंगे कि क्या था पूरा मामला। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं क्या था स्टार्टिंग से लेके और कहां तक उन्होंने लड़ाई की है और अभी कहां पे है। हमारे साथ भारती खेमानी के बेटे ओम खेमानी जी मौजूद हैं। आज हम जानेंगे, 8 महीने बीत चुके हैं केस को, 8 से 9 महीने केस को बीत चुके हैं और आज हम जानेंगे कि स्टार्टिंग में क्या था पूरा मुद्दा, कहां से केस स्टार्ट हुआ था और अभी कहां पे है। तो ओम भाई, क्या हुआ था आपके मम्मी के साथ? उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, निमोनिया था, और ऐसी कोई डिजीज नहीं है जो क्योर नहीं हो सके। वो तो नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल वालों को इलाज करना आता नहीं है, उनका काम है सिर्फ बिल बनाना, कि कस्टमर का कितना बिल बना सकते हैं वो बनाते रहे। फिर तबीयत पूरी खराब करके 10 दिन बाद उन्होंने बोला हैदराबाद ले जाओ। हैदराबाद भी उनका पूरा गाइडेंस है पूरा, कि अब आप हैदराबाद कैसे जाओगे। अब आप हैदराबाद जाओगे रेड एम्बुलेंस से। रेड एम्बुलेंस का कैबिन हमारे वहां पे बना हुआ है, उसमें आप जाके बुकिंग कराओ, बाय एयर आपकी मम्मी को लेके जाएंगे। फिर वहाँ खराब उपकरणों के कारण, खराब मशीन, रोड एम्बुलेंस में एसी खराब, इन्फ्यूजन मशीन खराब, फिर फ्लाइट में जाने के बाद ऑक्सीजन मशीन खराब। फिर ऐसे मेरी माता की वहां पे मृत्यु हो गई। फिर फ्लाइट जैसे ही 10 मिनट के लिए हवा में गया, 10 मिनट में वो लैंड हो गया क्योंकि उनकी मशीन ही खराब थी। हॉस्पिटल वापस लेके आए तो पता चला डेथ हो गई है। तो मैं रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था हॉस्पिटल वालों को कि तुम लोगों की मिस्टेक की वजह से आज मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़ के चले गई है। तो उतने में मेरे भाई ने मेरा एक वीडियो शूट कर लिया और उसको सोशल मीडिया में डाल दिया, और वो वीडियो बहुत वायरल हो गया, इंडिया लेवल पे वायरल हो गया। विद इन आवर्स वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। फिर मीडिया कवरेज मिलने लगी, फिर बहुत सारी मीडिया आई, बाइट ली, बोले क्या हो गया, अस्पताल ने ऐसा किया वैसा किया। मैंने बताया, तो ये माहौल बहुत गर्म होता गया और छत्तीसगढ़ की पूरी सारी जनता की भावनाएं इस केस से जुड़ गई और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने कठोर कदम लेने के बोले कि सरकार से रिक्वेस्ट की कि भैया इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, हॉस्पिटल को बंद करना चाहिए। तो सारी जब जनता की आवाज उठती है तो सरकार को आवाज उठानी पड़ती है। तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तुरंत कड़े निर्देश देते हुए एक जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी का गठन किया, फिर कुछ दिनों में अखबारों में छपा। मुझे जैसे अखबारों के माध्यम से पता चला कि मैंने उन्हें बहुत सारे एविडेंस दिए थे, हॉस्पिटल के, रेड एम्बुलेंस के, इसके उसके। मेरे पास वीडियो एविडेंस, ऑडियो एविडेंस और बहुत कुछ था वहां पे देने के लिए। उसके बेस पे स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल और रेड एम्बुलेंस को लापरवाह सिद्ध किया, उनकी गलती पाई गई। पेपरों में छप गया, सब कुछ छप गया, लेकिन मुझे आज तक वो रिपोर्ट नहीं मिली और आज भी नहीं मिली है। आज के डेट तक भी वो रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आई है। ऐसे दिन बीतते गए, मैंने RTI लगाए, स्वास्थ्य विभाग में मंत्रियों के पास गया, विनती की, अधिकारियों के पास गया,
हर एक जगह में, शायद जितने दफ्तर होंगे, मैंने कोई दफ्तर नहीं छोड़े। मानव अधिकार हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नई नई पोस्टिंग हुई थी स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया जी की, मैं उनके पास भी गया। जहां भी जाता था रिक्वेस्ट करता था कि सर ऐसी ऐसी बात है, बहुत गंभीर मामला है। लेकिन 6 महीने 7 महीने जब बीत गए तो मैं बहुत थक गया एकदम इन सब चीजों से, और मुझे लगा कि अब बस दो ही भगवान है, एक जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, और एक हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और दोनों का नाम भी भगवानों से ही है, एक श्याम भगवान और एक विष्णु भगवान। तो मैंने इनकी घर में पूजा स्टार्ट की, और रोज मैं इनकी पूजा करता था और इनसे रिक्वेस्ट करता था कि मेरी माँ को न्याय दिलाइए। कुछ ही दिन बीते, फिर सुशासन तिहार 2025 आ जाता है। तो मैंने अपने वीडियोस में कहा है कि ये सुशासन तिहार 2025, मैंने वहां पे एक रिटर्न आवेदन भी देके आया था कि ऐसी ऐसी बात है और लापरवाह सिद्ध हुए हैं हॉस्पिटल और एम्बुलेंस पर, आज तक हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए करके। और मैंने अपने वीडियोस में बोला भी है कि सुशासन तिहार 2025 आया ही मेरी माँ को न्याय दिलाने के लिए। और मैं ऐसा कहूंगा, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे त्योहार हर साल आने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मेरी माँ को न्याय वहीं से ही मिल रहा है। फिर मैंने पूजा की, ये की, वीडियो वायरल हुए, फिर मीडिया कवरेज वापस मिली, जैसे धीरे धीरे लोग इस मामले को भूलते जा रहे थे। फिर से मीडिया कवरेज मिली, फिर ये मामला हाईलाइट में आया। फिर अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर गौरव कुमार सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं, उन्होंने एकदम कड़े कदम उठाते हुए और बढ़िया कार्रवाई की है उनके ऊपर। देखने में लगती है कि जैसे 20,000 रुपए की जो जुर्माना है हॉस्पिटल का, उससे कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन 1 महीने का उन्हें नोटिस दिया गया है लाइसेंस कैंसिलेशन का। आप अपना जवाब दीजिए और नहीं तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। वो अपना पक्ष रखेगी अब हॉस्पिटल, लेकिन न्याय अभी तक अधूरा है। न्याय इसलिए अभी तक अधूरा है क्योंकि आज तक मुझे ऑफिशियली वो जांच रिपोर्ट नहीं मिली है जिसपे अस्पताल दोषी है, रेड एम्बुलेंस दोषी है। सरकार ने भी अपना एक्शन ले लिया है हॉस्पिटल के ऊपर, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट हाथ में नहीं आई है, और रिपोर्ट के साथ साथ आज तक हमारी एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई है। जैसे कि एयर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था जब, तो उस समय पर आप जब साथ में थे तो जो मशीन थे, उपकरण थे वहां पे, तो आपने चेक वगैरह किया था या वहां के लोग कुछ देखे थे? वहां जो टेक्नीशियंस होते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस में हर चीज की सुविधा होती है और हर सुविधा का लाभ मिलता है मरीजों को, तो उस हिसाब से आपने चेक किया था या उनके द्वारा चेक किया गया था पहले? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्या है, हम मेडिकल लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे, है ना, कि मशीन्स कैसे, आप मेरी फील्ड का कुछ पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, जैसे ही हमने हॉस्पिटल से निकालते हुए मम्मी को एम्बुलेंस में बैठाया ना, तो मैंने पहले ही उनको बोल दिया था, भैया आप पहले ही एसी स्टार्ट करके रखो, क्योंकि गर्मी का टाइम बहुत था। मैंने उनको बोला एसी स्टार्ट, हाँ हाँ सर, बस। तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट कर दी अपनी, रोड एम्बुलेंस की बात कर रहा हूँ, जिससे एयरपोर्ट ले जाया गया था। हाँ हाँ सर, हाँ सर, स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसने गाड़ी स्टार्ट की, ना कि एसी स्टार्ट किया। भाई गाड़ी स्टार्ट करेगा फिर एसी स्टार्ट करेगा, लेकिन ये समझते हैं बेवकूफ सबको। उनकी एसी खराब है, वो मुझे बता भी नहीं रहे, उस एम्बुलेंस में एसी खराब है बता भी नहीं रहे। मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी गाड़ी के अंदर चले गई, रोड एम्बुलेंस के अंदर। मैंने देखा एसी काम ही नहीं कर रहा है। अब मेरा पूरा परिवार वहां खड़ा था, कम से कम 30-40 लोग, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, खेमानी परिवार, मतलब बहुत बड़ा परिवार है। मेरे पापा के 6 रियल ब्रदर्स है, टोटल 7 भाई लोग हैं। कम से कम वहां 40-50 लोग, पूरा खेमानी परिवार वहां खड़ा था। रोड एम्बुलेंस में बैठा है मम्मी को, मैं बैठा। तो जिस मैडम ने, रेड एम्बुलेंस वाली ने, जिसने मुझसे हमसे पेमेंट ली थी, मैंने उनको बुलाया, मैडम, मैंने बोला सुनिए, आपकी गाड़ी में एसी काम नहीं कर रहा है। इतना गंदा रवैया, मैं बोलता हूँ उनके खिलाफ भी एक एफआईआर होनी चाहिए। मतलब जो बर्ताव, या तो शायद जीवन में उनके पास माँ नहीं है, या तो उनके पास माँ का प्यार क्या होता है या माँ की वैल्यू क्या होती है, उनको कोई अक्ल ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, आई, सर अभी आपका बोले फ्लाइट खड़ा है, आप लेट हो रहे हो, आप अभी तुरंत जाइए वरना आपका फ्लाइट उड़ जाएगा। उन्होंने आके ऐसे विंडो क्लोज कर दिया।
सर अभी तो आप जाओ, आपकी फ्लाइट खड़ी है, मतलब ऑलरेडी जिस एम्बुलेंस में एसी नहीं है और उसका आपने विंडो तक बंद कर दिया, तो और कितना सफोकेशन हो जाएगा अंदर। पेशेंट को हॉस्पिटल्स में एसी में क्यों रखते हैं? जहाँ पेशेंट्स रहते हैं वो पूरा हॉस्पिटल एसी क्यों रहता है? क्योंकि वो जरूरी चीज रहती है कि आदमी अपने कंफर्ट में रहे। वहां पे एसी तो चल नहीं रहा था, वो जो खिड़की भी खुली हुई थी, तो उस रेड एम्बुलेंस वाली मैडम ने, मेरे पास उसकी वीडियोस है, उसने आके ऐसा विंडो बंद कर दिया। अब मैं बंद कर दिया उसने, मैंने बोला मैं क्या बोलूं उसको, अभी मेरे को अपनी माँ को लेके जाना है, हैदराबाद लेके जाना है, ठीक करना है। थोड़ा आगे एम्बुलेंस बढ़ती है तो मैं देखा एक इन्फ्यूजन मशीन आती है जो टाइमली ड्यूरेशन के हिसाब से धीरे धीरे इंजेक्शन को प्रेस करती है। जैसे उसमें टाइम सेट कर देंगे 9 घंटे, और उसमें कुछ 90 ml रहेगा, तो वो कुछ मिनट कुछ सेकेंड्स में कुछ पॉइंट्स जितना उनके द्वारा फिक्स किया जाता है, वो धीरे धीरे वो इंजेक्शन काम करती है। तो मैंने एम्बुलेंस में देखा कि वो इन्फ्यूजन मशीन भी काम नहीं कर रही है उस एम्बुलेंस में। तो मैंने उसको बोला, मेरे पास उसका भी वीडियो है। सेकंड साइड आपकी मम्मी के हाथ जी मेरे पास उसका वो वीडियो है। मैं बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने उस डर में भी मैंने उनके वो वीडियो शूट किए। उसमें मेरी मम्मी भी दिख रही है लेटी हुई है, वो कंपाउंडर भी दिख रहा है, डॉक्टर तो कोई था ही नहीं एम्बुलेंस में। हॉस्पिटल टू एयरपोर्ट तक कोई भी डॉक्टर नहीं था। 6.5 लाख रुपए इन लोगों ने मुझसे पेमेंट ली थी। बोले बेड टू बेड आपकी मम्मी को हैदराबाद शिफ्ट करेंगे, एक डॉक्टर साथ में चलेगा, एक कंपाउंडर रहेगा, एक ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। सिर्फ पैसा लेने तक ही अपनी स्कीम बताते हैं, पैसा लेने के बाद इनकी स्कीम खत्म हो जाती है। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार तुम्हारी ये मशीन काम नहीं कर रही है। नहीं सर टेंशन मत लो, ये तो हम हाथ से भी दबा देंगे बोलता है। तो वो हाथ से प्रेस करने लग गया। फिर जब हाथ से ही दबाना होता तो उस मशीन की जरूरत क्या है? मैंने बोला, इग्नोर किया मैंने बोला मैं क्या करूं, मैं ऑलरेडी घबराया हुआ था, 10 दिन से रो रहा था, मेरी मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी। हम एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद फ्लाइट वालों का नाटक। 2 लोग डिसाइडेड थे, बोले आपके फैमिली से 2 लोग आपकी मम्मी के साथ चल सकते हैं, एक मैं था, एक मेरे कजिन भैया थे। तो फ्लाइट का पायलट निकल के बोलता है 2 नहीं सिर्फ एक ही जन को लेके जाऊंगा, कौन चलेगा जल्दी डिसाइड कर लो। तो मैंने बोला तो नहीं बात, 2 बोर्डिंग पास है, हम फ्लाइट तक पहुंच गए हैं, फ्लाइट खड़ी है, हम बस अंदर एंटर करने वाले। तो पायलट सर बाहर निकलते हैं, वो फ्लैप एविएशन जिसको स्वास्थ्य विभाग ने दोषी पाया है, तो वो बोलते हैं कि 2 नहीं एक ही को लेके चलूंगा, जो चलेगा वो डिसाइड कर लो। तो मैं बोला सर ये तो 2 का बोर्डिंग पास मिला, मैं बोला क्या था कि पेशेंट के साथ 2 फैमिली मेंबर्स चल सकते हैं। तो बोले कि ये सब मेरे को नहीं मालूम, मैं एक ही को लेके जाऊंगा, कौन चलेगा वो डिसाइड कर लो। तो बोला सर ऐसा मत करो, आज मैं हर जगह ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट की मैंने बोला सर ऐसा मत करो, मैं अकेला कैसे ध्यान दूंगा अपनी मम्मी का, मेरे को कोई तो चाहिए साथ में। भाई मुझे कहीं बाथरूम जाना है या कहीं जाना है तो मेरी मम्मी के साथ कोई तो उस टाइम में होना चाहिए। चलना है तो चलो वरना यहीं रहो, क्योंकि सारी पेमेंट एडवांस में हो चुकी थी। जो एम्बुलेंस को हैदराबाद मेरी मम्मी को शिफ्ट करना था हॉस्पिटल में, पेमेंट एडवांस ले लिए, अब हमको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि अब पेमेंट ले लिए, पेमेंट नहीं लिए रहते तो वो तरीके से बात करते। अब पैसा ऐसा ले लिए, देखो भैया चलना है तो चलो वरना यहीं रुको, मतलब मर जाए आपकी मम्मी यहीं पे, हमारा उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक ही को लेके जाऊंगा साथ में। फिर जैसे ही फ्लाइट के अंदर पहुंचे, फ्लाइट के अंदर बैठने के बाद मतलब उनको इतनी हड़बड़ी थी, उनके पास कहीं एक और ऑर्डर था कोई पेशेंट का, पटना टू दिल्ली या दिल्ली टू पटना, उनको कोई पेशेंट को छोड़ना था, वो भी स्वास्थ्य विभाग की शायद उसमें लिखी हुई है, मैंने ये बताया था और ये प्रूफ भी हुआ है। तो जैसे ही अंदर गए, अच्छा रोड एम्बुलेंस से निकाले, कोई मास्क नहीं, वेंटिलेटर में पेशेंट है, उसको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ऑक्सीजन है। आप कुछ लगा के एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट करो, एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट किए बिना मास्क के, जैसे ही शिफ्ट किए तुरंत इंस्टेंट गेट बंद किया, और फ्लाइट, मैं बोल रहा हूँ गेट बंद भी नहीं हुआ होगा, गेट बंद हो रहा होगा, उस बीच में फ्लाइट स्टार्ट हो गई और रनवे में रन करना चालू कर दी, टेक ऑफ हो गई। मैं बोला उनको, डॉक्टर मैं बोला जल्दी मास्क लगाओ, मैं बोला मेरी मम्मी को, लगा रहे हैं ना सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम तो बैठे हैं ना, हम लगा रहे हैं ना सर। अरे मैं बोला भैया जल्दी लगाओ, आप लोग टाइम पास कर रहे हो, मैं बोला। फिर उन लोगों ने मास्क वास्क लगाया,
वो भी बैठ गया, मैं भी बैठ गया। हनुमान चालीसा की एक बुक थी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया। तो मैंने देखा वो शांति से बैठ नहीं रहे डॉक्टर। तो वो जो ऑक्सीजन जो मशीन थी जिससे मेरी मम्मी कनेक्टेड थी, तो उसको बार बार ऐसे करे ऐसे करे। तो मैंने बोला क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बैठे हैं ना, आप बैठो आराम से। मैं बैठ गया, वापस अपनी हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया। फिर वो मशीन को ऐसे ऐसे करे ऐसे ऐसे करे। अब मुझे हॉस्पिटल की तो मशीनों का समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने वहां नर्स से पूछा था ये क्या है, ये पल्स है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये है। अब वो तो नई मशीन थी जो एयर एम्बुलेंस थी, वो समझ के बाहर थी, तो मुझे तो समझ में आएगी नहीं, टेक्निकल चीजें हैं। तो फिर वो कोचकने लग जाए। फिर मैंने उसको बोला सर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैं बोला अरे सर आप बैठो ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत बताओ। मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। फिर मशीन को कोचकने लग जाए। फिर वो मशीन को कोचकते कोचकते उसने क्या किया, उसको समझ में आ गया उसकी मशीन काम नहीं कर रही है, या उसमें ऑक्सीजन नहीं है, या वो मशीन नॉट वर्किंग है। उसने उस मशीन को निकाला मेरी मम्मी के यहाँ मास्क से, और हैंड पंप से जो ऑक्सीजन दिया जाता है मैनुअली, उसने मैनुअल पंप लगा के ऑक्सीजन देना चालू कर दिया। तो मैं समझ गया कि इसकी मशीन काम नहीं कर रही है। मैंने उसको चिल्लाया जोरदार। मैंने बोला ये क्या हरकत कर रहे हो आप मैनुअल मशीन यूज कर रहे हो, बोल रहे हो आप, मतलब मैनुअल पंप यूज कर रहे हो और बोल रहे हो मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। तो तुरंत मैंने पायलट का गेट खटखटाया। मैंने बोला भैया देखो क्या बात है, ये बता नहीं रहे। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। फिर उन्होंने आपस में कुछ बात की। अच्छा, मेरे सामने बात नहीं की, कान में पायलट ने कुछ बोला, कान में डॉक्टर ने पायलट को कुछ बोला, और फ्लाइट पायलट भी मिला हुआ था। हाँ हाँ, तो ये एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है इनका सबका टाई अप है आपस में। फ्लैप एविएशन रेड एम्बुलेंस से सब ऑर्डर रेड एम्बुलेंस वाले फ्लैप एविएशन को देंगे, फ्लाइट तो खरीदेंगे नहीं। तो ये सब एक ही टीम है। फिर इन लोगों ने आपस में बात की और फ्लाइट तुरंत मोड़ी गई। हार्डली 10 मिनट वो फ्लाइट हवा में थी। फिर वो वापस लैंड कर दिए। फिर वापस मैं अपनी मम्मी को रोड एम्बुलेंस में डाला, और मैंने वहां से डॉक्टर दीपेश मस्के को कॉल किया। मैं बोला सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाहर खड़े रहिएगा। फ्लाइट लैंड हो गई है, उसमें ऑक्सीजन मशीन काम नहीं कर रही थी, मैं वापस हॉस्पिटल आ रहा हूँ अपनी मम्मी को लेके। तो बोले क्या हो गया क्या हो गया? मैं बोला सर मशीन खराब थी, मेरी फ्लाइट लैंड हो गई है, मैं वापस आ रहा हूँ हॉस्पिटल, आप प्लीज बाहर खड़े रहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि 1 सेकंड के कारण भी मेरी मम्मी को कुछ हो जाए। मेरा सर आप बाहर खड़े रहिए, मैं रास्ते में हूँ, मैं वापस हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। पर वो इतने बेशरम डॉक्टर है और इतने लापरवाह डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपेश मस्के, वो बाहर आके नहीं खड़े थे। फिर आए, फिर मम्मी को लेके फिर वो इमरजेंसी वार्ड में डाले। फिर मैं दौड़ते दौड़ते गया हूँ हॉस्पिटल में, घूम रहा हूँ, उनके कैबिन गया हूँ। मैंने सर प्लीज चलो, मेरी मैं मम्मी को लेके आया हूँ वापिस, आप बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ। ये सब हॉस्पिटल डॉक्टर और ये इनके ऐसे रवैये थे। फ्लाइट पे जब फ्लाइट एयर पे थी और जब आप फ्लाइट पे बैठे हैं, तब साथ में डॉक्टर थे, डॉक्टर की टीम तब थी, फ्लाइट में थी डॉक्टर। उतने टाइम डॉक्टर की टीम थी। हाँ, वो जो एयर में पूरा डॉक्टर हाँ, जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, हॉस्पिटल टू एयरपोर्ट पहुंचे, तो एयरपोर्ट में वो एक डॉक्टर आए थे जो साथ चल रहे थे, पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरी आपकी हॉस्पिटल टू एयरपोर्ट भी जाना और पूरा हैदराबाद हॉस्पिटल तक जाना जहां मम्मी को शिफ्ट कर रहे थे। अच्छा, और इतनी बड़ी लापरवाही एमएमआई हॉस्पिटल की, बिना डॉक्टर के इतने क्रिटिकल पेशेंट को आप भेज भी रहे। आप बोल दो ना हम नहीं भेजेंगे, इसमें डॉक्टर कहाँ है, एम्बुलेंस में डॉक्टर कहाँ है, हम नहीं भेजेंगे अपने पेशेंट को। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट की। इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के रखे हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए खोल के रखे हो क्या? और नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल में एक मेरी माताश्री का किस्सा नहीं है, ऐसे अनेकों किस्से हैं। मैं गिनती में बताना चालू करूंगा ना तो एमएमआई वालों को भी चक्कर आ जाएगा। डॉक्टर अनिल खाखरिया, छत्तीसगढ़ के फेमस डॉक्टर, 3 गवर्नर के अपॉइंटेड डॉक्टर, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में डेंटल कॉलेज लाया, उनके मर्डर का आरोप है नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल के ऊपर। उनकी वाइफ लड़ रही है, पीएमओ से लेटर तक साइन करा के आ गए हैं, लेकिन कार्रवाई तो बहुत स्लो होती है हमारे देश में। 8 महीने बाद मेरी माताश्री के उसमें कार्रवाई हुई है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा विष्णु देसाई जी का, जो सुशासन तिहार 2025 को लाए, और उस तिहार में मेरी माँ को न्याय मिलने की अब उम्मीद दिखी है।
आपके जस्ट बाद, जैसे ही आपका केस हुआ है उसके जस्ट बाद 1 महीने बाद एक लड़की का भी केस आपने जी सुना होगा। जी, Same ऐसा ही 18 साल की एक लड़की थी, वाणी गजेंद्र कुछ नाम था उसका, वीनू गजेंद्र या वाणी गजेंद्र, और बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें कि बहुत बड़ी डिजीज लेके आपके पास आ गए हैं इलाज के लिए, सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए आए थे वो, और 12 घंटे के अंदर उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार वालों ने कलेक्टर जी को शायद ज्ञापन आपन भी सौंपा था और बहुत हंगामा हुआ था हॉस्पिटल में, बहुत पेपर वेपर मीडिया में हर जगह छपा था वो। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक किस्सा तो मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपके संज्ञान में भी नहीं होगा। एक मुस्लिम फैमिली थी, मेरे पास वीडियो पड़ा है, मैं दूंगा, शायद आप चला लेना, इस बाइट के साथ चला सकते हो आप। एक मुस्लिम फैमिली थी, उन्होंने एक मीडिया को कॉल करके बुलाया और मीडिया वाले 2 घंटे NHMMI के बाहर खड़े थे। उनके भाई का पहले पाँव काट दिए, फिर ये कर दिए, फिर वो मर गए, उनकी डेथ हो गई, और उनका भी ऐसे ही 15-20 लाख रुपए का बिल, पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है मेरे पास उनका, और उनका पत्रिका में छपा भी है, रायपुर में एक ही पेपर में छपा था, पत्रिका में। तो वो भी केस बहुत गंभीर था, आप देखोगे तो रोना आ जाएगा। वो भी फैमिली ऐसे चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि हमको घुमाया जा रहा है, हमको ऐसे कर रहे हैं, फिर मेरे भाई का एक पाँव काट दिए, फिर ये कर दिए, फिर उसके बाद हमसे 15 लाख अभी तक ले चुके हैं और पैसा लेना बचा है, ऐसे बता रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। फिर उसके बाद देखो भैया, हर कोई जो है ना ये सोचता है कि जाने वाला चला गया, और ये सोच के चुप हो जाता है, लड़ने के लिए आगे नहीं आता है। इसलिए शायद आज तक उस हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा था। अब मैं 8 महीनों से लड़ रहा हूँ, मैंने अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के मैंने अपनी माँ के खातिर वहां लड़ाई की है कि मेरी माँ को न्याय मिले, जिनके चक्कर में मेरी माँ की कोई एज ही नहीं थी। 49 ईयर्स क्या एज होती है, मिनिमम एज 70 to 75 एज मानते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन जीता है। थी। हाँ, छोटी सी डिजीज थी, तो उनकी फैमिली वाले शायद आगे फाइट नहीं किए, इसलिए मामला दब गया और हॉस्पिटल के ऊपर कुछ नहीं होता है। ऐसे अनेकों केस है, आप जाओ ना, अब तो उन लोगों ने तो बाउंसर बैठा दिए हैं MMI वालों ने। अब कोई हल्ला करेगा तो उनको बाउंसर संभालेंगे, पहले बाउंसर्स नहीं होते थे, अब तो बाउंसर्स आ गए वहां पे। सोशल मीडिया में इतना ज्यादा आपका केस चला, उसके बाद भी FIR नहीं की गई। आपने चाहा FIR करने का, अनेकों दफ्तरों में घूमा आपने, तो फिर भी आपकी FIR क्यों नहीं की गई? अधिकारियों का क्या कहना था? TI का क्या कहना था? TI सर का कहना ये है, जब हमारे पास आदेश आएगा स्वास्थ्य विभाग से तब हम आपकी FIR लिखेंगे। स्वास्थ्य विभाग जाता हूँ तो 6 महीने से मुझे घुमाया गया है, आपकी जांच रिपोर्ट बस भेजती है, कल भेज देंगे, आप जाके FIR करा लेना। दूसरे दिन जाता हूँ, सर मेरी FIR, और मेरे पास तो कोई रिपोर्ट आई नहीं है ओम बेटा। सर वो तो बोल दिए थे कि आज रिपोर्ट भेज देंगे, नहीं आई है, वापस स्वास्थ्य विभाग जाऊं, अरे वो बेटा आज भेज नहीं पाए रिपोर्ट, हम कल भेज दूंगा, कल आप अपनी FIR करा लेना। ऐसे कर करके मुझे घुमाया जा रहा है। और अभी जो गौरव सिंह जी, रायपुर कलेक्टर जी ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है अस्पताल के लाइसेंस के निरस्तीकरण के खिलाफ, उसके बाद भी मुझे अभी तक ना जांच रिपोर्ट मिली है, ना ही FIR के लिए कुछ हुआ है। इसलिए मैंने एक लेटर बना के रेडी रखा हूँ, कल मैं रायपुर SP साहब के पास जाने वाला हूँ, उनको एक लेटर दे के आऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, सर इतने बड़े बड़े एक्शन हो गए मेरी माता की मृत्यु में, लेकिन अब मेरी FIR लिखा दी जाए। न्याय अभी अधूरा है, जिस दिन FIR लिखाएगी उस दिन न्याय पूरा हो जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि 2 जन का बोर्डिंग पास था जी, जाने के लिए हैदराबाद, यहाँ से एयरपोर्ट से हैदराबाद तक आपकी माँ के साथ 2 जन को जी, जाने का बोर्डिंग पास जी, बना हुआ था। वो बोर्डिंग पास आपके पास है? हाँ, मेरा बोर्डिंग पास मिसिंग है। अच्छा। पर मैं तो गया हूँ, ये तो प्रूफ्ड है हर जगह में। मेरे बड़े भैया का बोर्डिंग पास का फोटो है मेरे पास। अच्छा। मेरा नाम ओम खेमानी, वो विनोद खेमानी। मैं तो अपनी मम्मी के साथ एयर एम्बुलेंस में था ही, फ्लाइट में था, फिर उतर के आई, और विनोद भैया का है बोर्डिंग पास का फोटो है हमारे पास। तो जैसे कि आपने बताया कि वापस लेके आया गया इमरजेंसी वार्ड में, तब तक आपकी माताश्री जिंदा थी? सर वो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो बेहोश थी। फिर जब हमें लाया गया, फिर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में डाला गया, फिर आधे 1 घंटे बाद, क्योंकि हम चिल्ला बहुत रहे थे वहां पे, मेरा 50 लोगों का परिवार है, अपने आप में कोई जब संगठन निकलता है तो वो भी 50 लोग नहीं हो पाते हैं कई बार, तो वहां पे सब चिल्ला रहे थे डॉक्टरों को, इसको, रेड एम्बुलेंस के पूरे स्टाफ गायब हो गए थे, भाग गए थे। फिर तो वो 1 घंटे तक हमको बताया नहीं, 1 घंटे बाद आके बताया, बोले जब आपकी मदर आई थी तो पहले डेथ हो चुकी थी। इस बीच MMI के डायरेक्टर कहाँ थे?
एमएमआई के डायरेक्टर्स का मुझे आइडिया नहीं है सर। वहां पे और कोई सीनियर जो वहां पे रिस्पॉन्सिबल है? कोई रवि भगत जी है, वो एकदम बेवकूफ आदमी है, एकदम अक्ल नहीं है उनके पास 2 रुपए की भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब बोलते हैं कि परिवार वालों की जोर जबरदस्ती के कारण ये हादसा हुआ है। हमारी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि आपकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आप इन्हें कहीं भी नहीं ले जा सकते यहाँ से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है एमएमआई वालों ने, और ये रवि भगत जी ने भी बोला है शायद आके, जो वहां के कुछ सीनियर वीनियर लगते हैं कुछ। तो इन्होंने जैसे ही आके बोला ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पूरी गलती उनके परिजनों की थी, उन्होंने जोर जबरदस्ती अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करा के हैदराबाद लेके गए, जबकि हमारा एडवाइस था डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, कि हमारी परमिशन नहीं थी। तो मेरे पास डॉक्टर्स की रिकॉर्डिंग सब कुछ थी जो मैंने स्वास्थ्य विभाग में दी, और स्वास्थ्य विभाग ने उनको फटकार लगाई बढ़िया कि आप खुद ही उनको बोलते हो हैदराबाद जाओ और डामा में आप साइन करा लेते हो डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस में। फिर एमएमआई वालों ने जांच रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमने बोला था हैदराबाद ले जाने के लिए, और हमने डामा में साइन भी करवाए हैं। और ये इतने बड़े झूठे हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप भी लगाए थे हमारे ऊपर। जैसे कि ये सब घटना हुई आपके साथ, तो उसके बाद आपको कुछ पैसों का भी ऑफर किया? जैसे कि सब जानते हैं कि सोशल मीडिया एक पावरफुल प्लेटफॉर्म पावरफुल प्लेटफॉर्म, और लोग इससे बहुत गंदी गंदी चीजें फैलाने की भी कोशिश करते हैं, और किसी के लिए बहुत अच्छी चीज बन जाती है ये। जैसे कि आपके साथ आपकी बहुत मदद की है सोशल मीडिया ने। बहुत तो सोशल मीडिया पे जैसे आपका केस वायरल हुआ, उनके खिलाफ में सब लोग जानने लगे, पूरे रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, ऑल ओवर इंडिया सब जानने लगे एमएमआई हॉस्पिटल जो है तो लास्टली गलत है। तो आपको वहां से कुछ ऑफर वगैरह मिला? ऑफर तो डे 1 पे आ गया था। जैसे लगभग 12 तारीख को जब मेरी माता की मृत्यु हुई, तो पहले तो मैं उनका एम्बुलेंस उठा के तुरंत थाने में जब्ती करवाया, और लगभग हमको वहां 9, साढ़े 9, 10 बज गए थाने में ही। और मेरा पूरा परिवार घर में बैठा इंतजार कर रहा था कि उमी आएगा आएगा, और आधा परिवार मेरे साथ थाने में खड़ा था। तो वहां से आया मैं घर, मतलब 9, साढ़े 9, 10 बजे, मतलब पूरा दिन लगभग खत्म हो गया था। 13 तारीख की सुबह, मतलब नेक्स्ट डे, विद इन 24 आवर्स ही मेरे पास 25 लाख रुपए का ऑफर आ गया था। मतलब ये स्टार्टिंग ऑफर था। फिर ये ऑफर खिंचाते खिंचाते 75 लाख तक गया था। लेकिन वो समझ में आ गया उनको, ना ये 25 में मान रहा है, ना ये 50 में मान रहा है, ना ये 75 में मान रहा है। और मैं तो कोई भी अमाउंट में मानने को था ही नहीं, क्योंकि अमाउंट लेके मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं भी जिस दिन मरूंगा तो वो पैसा तो मैं अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा, वो पैसा ले जाएंगे एमएमआई वाले मरने के बाद, और एमएमआई के डायरेक्टर ले जाएंगे ऊपर अपने साथ। लूट का कारोबार बना दिए, संस्था के नाम पे हॉस्पिटल चला रहे हैं। आप देखो संस्था के नाम पे वो जो आप बिलिंग करते हैं ना, एक बार गलती से जाके कोई एडमिट हो जाए और आप बिल देखो कैसा बनाते हैं। आदमी तो 10 साल में कमा नहीं पाएगा जितना उसका 10 दिन के अंदर उन लोग ऐसे निचोड़ देते हैं अपने पेशेंट को। और मेरे पास तो एक बहुत अच्छी चीज थी, वो पेशेंट को पेशेंट नहीं मानते, कस्टमर मानते। कस्टमर मानते, कस्टमर भी नहीं मानते, बकरा मानते, इसको हलाल करेंगे बोले अभी हम। और मेरे को तो इन लोगों ने क्या दिया है, मैंने एक भी न्यूज चैनल में कहीं दिखा नहीं पाया हूँ। वो मेरे पास घर में पड़ा है, मैं संभाल के रखा हूँ, मैं डालूंगा अब आजकल में अपने उसमें। जो रैपर्स होते हैं, जो दवाई के, जो इंजेक्शन के जो पुट्ठे होते हैं, जिसको आप रद्दी में भी बेचने जाओ तो उसका 7 रुपए 8 रुपए किलो मिलता है पुट्ठे। तो डे 1 पे मुझे एमएमआई हॉस्पिटल से एक ऐसे रैपर दिया गया। तो मैंने देखा कुछ मेडिसिन का रैपर है, बोले आप इसको संभाल के रखो, ऐसा कर। मैं उसको रखा संभाल के बढ़िया, कि कहीं कभी कुछ बोलेंगे ये मेडिसिन मुझे ला के देनी पड़ेगी। ऐसा हुआ। फिर जिस दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन हो गए, इनको समझ में आ गया इनको डिस्चार्ज करके भेजने वाले हैं। उस दिन मेरे को झिल्ली भर के वो पुट्ठे दिए, और वो दिए और क्या बोल रहे हैं मालूम है, ये लो सर ये। मैं बोला ये क्या है, मेरे को समझ नहीं है ये क्या चीज है करके। मृत्यु के बाद? हाँ नहीं, एक दिन पहले। अच्छा। हॉस्पिटल में एक दिन पहले मेरे को समझ नहीं आई कि ये क्या चीज है। तो मैंने तो एक रैपर अपने साथ संभाल के रखा था, मैंने देखा झिल्ली भर के मेरे को रैपर्स दिए। तो मैंने बोला ये क्या है, ये जो जो इंजेक्शन हमने आपकी मम्मी को लगाया है ना, और जो जो दवाइयां दी हैं उसके पुट्ठे हैं। अब आप अंदर क्या लगा रहे हो वो मुझे पता थोड़ी है,
पुट्ठे मैं आपको लेके ला के दे देता हूँ, आप मेरे को पेमेंट दे दो। मतलब इस तरह का बेवकूफ बनाया जाता है एमएमआई हॉस्पिटल में। और वहां के जो सबसे लापरवाह डॉक्टर हैं दीपेश मस्के, सब मिले हुए हैं, सब आपस में, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चलो सरकार ने कड़ा कदम उठाया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा फिर से। आयुष्मान कार्ड वहां लिया गया कि नहीं लिया गया? आप हमारा बना ही हुआ नहीं है आयुष्मान कार्ड ही नहीं था। सरकार से क्या मदद मिली? सरकार से मदद मिली, बिल्कुल मदद मिली। जब ये वीडियो वायरल हुआ और देश की जनता में बहुत गुस्सा आ गया था, जब सबने कड़ी कार्रवाई की मांग की सरकार से, तो सरकार ने भी बहुत ठोस कदम उठाए। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने, जो मेरे श्याम भगवान बन चुके हैं, उन्होंने बहुत कड़े कदम उठाए और तुरंत एक जांच कमेटी बैठाई और उन्होंने बोला कि दोषियों को सजा बढ़िया मिलेगी, सख्त सजा मिलेगी। जांच की रिपोर्ट मिली आपको? नहीं, जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं मिल पाई है। अब जहां इतना खुलासा हुआ है वहां मैं एक खुलासा करता हूं, आज तक जांच की रिपोर्ट तो मुझे मिली ही नहीं। लेकिन ऐसे में बहुत मंत्रियों के, अधिकारियों के, सबके चक्कर काटते काटते एक भगवान मेरे को और मिले, जिनका नाम है श्री विजय शर्मा जी। हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी को हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिल से। और हमेशा आपके लिए मेरे मुंह से सिर्फ दुआ ही निकलती है। मैं इनके पास गया, मैंने इनके पास 2-3 बार गया, एक बार भाजपा कार्यालय में भी मैंने पकड़ा, मैंने गया दौड़ दौड़ के, तो वो अचानक से घबरा गए कि दौड़ दौड़ के क्यों आ रहा है। मैं हाथ बोला सर मैं, तो वो समझ गए कि ये, बोले मैं भी अर्जेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, आप मेरे से बाद में मिलना। फिर मैं एक बार और गया, मंत्रालय गया था विजय शर्मा जी के पास, उनके पास गया, सिर्फ उनसे मुझे मदद मिली। तो उस दिन भी सर काफी बिजी थे, चुनाव उनाव का टाइम चल रहा था, लेकिन मैं एक लेटर बना के गया था और मैंने उनके पीए से कहा कि सर प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, ये लेटर आप विजय शर्मा जी को पढ़ा दीजिएगा। तो बोले हाँ मैं उनको पढ़ा दूंगा। उन्होंने उनको पढ़ा दिया और नेक्स्ट डे मुझे जांच की कॉपी मिल गई। हाँ, मुझे नेक्स्ट डे जांच की कॉपी मिली अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो मुझे आज तक नहीं मिली है। साथ में ऑफिशियली अभी तक आपका रिपोर्ट भी नहीं लिखा है? नहीं लिखा गया, एफआईआर भी नहीं लिखी गई। एफआईआर भी नहीं की गई, तो इसके लिए आपने क्या क्या किया? इसके लिए मैं कल जाने वाला हूँ, जैसे अभी कलेक्टर जी के आदेश आए हैं तुरंत, उनकी कॉपी को लगा के मैं एसपी साहब के पास कल जाने वाला हूँ, रायपुर एसपी साहब के पास, कि भैया मेरी एफआईआर कराइए। अब 9 महीने 8 महीने बीत गए, अब तरस खाइए और मेरी एफआईआर कराइए। कल जाऊंगा और उसके बाद भी नहीं होता है तो अब कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। अब जमीनी लड़ाई खत्म, अब कोर्ट की लड़ाई शुरू। 8 महीने बाद फैसला सुनाया गया है, कितने संतुष्ट हैं आप? लगभग 50% संतुष्टि मिली है, 50% संतुष्टि मिली है, लेकिन 50% न्याय अधूरा है। एफआईआर नहीं लिखी गई है। दोषी डॉक्टर दीपेश मस्के भी खुलेआम इलाज कर रहे हैं, आज भी बैठ के अपना क्लिनिक खोल के बैठे हैं पचपेड़ी नाका में। बस इनके ऊपर जिस दिन मेरी एफआईआर हो गई उस दिन 100% संतुष्टि मिल जाएगी। फिर तो 10 साल केस लड़ना है कोर्ट में, फिर वो प्रक्रिया चलती रहेगी। इस बीच में किस किस लोगों का साथ मिला आपको? नेता, मंत्री जी, पुलिस में, अधिकारियों में किसका? शुरुआत से लेके जो श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जो उन्होंने अपना कर्तव्य भरपूर निभाया। जहां जहां मुझे लगा कि मुझे उनका साथ मिलना चाहिए, मुझे उनका साथ मिला। और विष्णु देसाई जी, उनके सुशासन तिहार से ही कुछ एक्शन हुआ है। और गौरव सिंह जी के कड़े कदम जो रायपुर कलेक्टर जी ने उठाए हैं, उनका साथ मिला। बीच में मुझे युवा कांग्रेस का भी साथ मिला, जब कोई साथ नहीं दे रहा था तो युवा कांग्रेस साथ खड़ी थी। और उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए, और 1 हफ्ते में कार्रवाई हो गई। युवा कांग्रेस के थे आसिफ भैया, साथ दिए। मेरे लिए तो सब एक ही है सर, जो साथ दे, बीजेपी भी कांग्रेस भी, हमारे लिए सब एक ही है। हाँ, मेरी माँ के लिए जो मेरा साथ दे वो मेरे लिए पहले। और भरपूर साथ जिनसे मिला है वो है विजय शर्मा जी। इनसे बढ़िया नेता हमारे छत्तीसगढ़ को दोबारा कभी नहीं मिल सकता, विजय शर्मा जी से। और अधिकारियों में जो जांच कमेटी के अधिकारी बैठे थे, उन्होंने फेवर में रिपोर्ट डाली और मैंने उन्हें एविडेंस दिए थे।
उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग मिला है सबका, और सबसे बड़ा साथ मिला है सर छत्तीसगढ़ की जनता का, जिन्होंने क्या आवाज उठाई सर। मतलब बहुत इमोशनली सब अटैच थे मेरे रोते हुए वीडियो से। सब बहुत देख के कई लोग रोए भी हैं। सब समझते हैं माँ का दर्द क्या होता है। सबसे बड़ा साथ था सर छत्तीसगढ़ की जनता का। उनकी आवाज ही सरकार की आवाज बनी है। उनकी आवाज नहीं निकलती है तो सरकार की आवाज भी नहीं निकलती है। मीडिया का कवरेज कितना मिला और मीडिया मीडिया का साथ कितना मिला? नहीं, मीडिया का कवरेज साथ भरपूर मिला, अत्यंत मिला। लेकिन जब बीच में मामला ठंडा पड़ते जा रहा था, मैं गया कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करता था, सर कुछ हो नहीं रहा है, आप बाइट चलाओगे तो शायद मामले को वापस ताकत मिले। नहीं, अब और नहीं चला सकते, आपकी बाइट और नहीं चला सकते। तो बीच में साथ नहीं मिल रहा था। फिर धीरे से वापस जब एक्शन हुआ तो वापस, मतलब मीडिया कवरेज तो स्टार्टिंग में बहुत मिला था, तभी तो एक्शन हुए थे। फिर बीच में वो भी बार बार खबर कितनी बार चलाएंगे एक ही चीज को। पर वो मेरे को बोल रहे थे, आप लड़ो, जिस दिन कोई डिसीजन आएगा तो उस दिन हम आपके साथ वापस खड़े हैं। जैसे आज आप वापस आ गए हैं साथ देने के लिए, तो गौरव सिंह जी ने साथ लिया, तो फिर मीडिया कवरेज वापस चालू है। हम तो स्टार्टिंग से ही आपके साथ थे। हाँ हाँ। और जैसे कि 20,000 रुपए जो उनमें वो किया गया है, उनके ऊपर लगाया गया है कि 20,000 रुपए आपको वो है, इतना बड़ा फाइन है। इतना बड़ा फाइन नहीं पटा पाएंगे एमएमआई वाले, उनके पास नहीं है इतने पैसे। हाँ इतना नहीं। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा जो अमाउंट लगाया है उन फाइन में, उतना पैसा नहीं है एमएमआई वालों के पास। वो एक पेशेंट से बेचारे 100-200 रुपए लेते हैं, किसी से 1000 रुपए ले लिए जो एक महीना एडमिट रहेगा, तो वो 20,000 कहाँ से पटाएगा एमएमआई हॉस्पिटल वाले। तो आपको जैसे सपोर्ट मिला, सबसे मिला, सोशल मीडिया, आपके भाई को भी सब जानते हैं जी। तो ऐसा है कि जैसे नॉर्मल लोग अगर होते, कोई नॉर्मल इंसान होता, एकदम ही नॉर्मल इंसान, तो क्या इस केस को जीत पाता या नहीं जी, लड़ता? नहीं, चल वो लड़ाई वहीं खत्म थी जब मैं रो रहा था ना हॉस्पिटल में। वो तो मेरे भाई ने शूट करके सोशल मीडिया में डाल दिया, वरना मेरी जगह कोई और, यहाँ बहुत लोग उस हॉस्पिटल में रोते ही हैं रोज। बस आदमी सर लास्ट में करेगा क्या, रोते रोते घर चला जाता है। जनता की आवाज मिली, सोशल मीडिया में देखी, जनता ने आवाज उठाई जोरदार, हंगामा हो गया जोरदार, तो भरपूर साथ मिला। मतलब सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज करो तो वो बहुतों की आवाज बन सकता है। मेरे जैसे सर ऐसे बहुत है। ये तो ऊपर वाला मेरे साथ था, या मेरी माँ का आशीर्वाद था जो मैं ये लड़ाई, पहला कदम तो जीत गया हूँ, फर्स्ट स्टेप तो मैं जीत गया हूँ। वरना सर 95% 95 नहीं 99% लोग सिर्फ दुख में रो के अपने दुख के साथ घर आके बैठ जाते हैं। कलेक्टर का आदेश जब आया तो आपके पास कैसे पता चला आपको? इस मीडिया के माध्यम से हमें कोई सूचना नहीं दी गई। कलेक्टर द्वारा या कलेक्टर ऑफिस द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। पुलिस वालों द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई। सुबह सुबह सो के उठा, NH न्यूज टुडे, सुनील नामदेव जी का जो पोर्टल है, उसमें देखा खबर। उसमें आई सबसे पहली खबर सुबह 11:30 बजे आ गई थी, 11 बजे। और फिर उसके बाद बैक टू बैक कम से कम फिर 1000 न्यूज में छप गया वो सेम डे। और अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, सिर्फ सरकार ने एक्शन लिया है, लेकिन हमें जो पता चला है मीडिया के माध्यम से पता चला। तो ये थे हमारे साथ ओम खेमानी जी, और इनका दर्द आज हर छत्तीसगढ़ का युवा, हर छत्तीसगढ़ का आदमी समझ सकता है एक माँ का दर्द क्या होता है। और एक माँ सबके लिए, माँ को तो कोई डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता, बट एक माँ माँ होती है। एक पिता और माँ सबसे ज्यादा प्यारी होती है। और ये थे हमारे साथ ओम खेमानी जी, और आज हमने इनका उस शुरू से लेके, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमने आपको दिखाया है कैसे इन्होंने केस लड़ा। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हार जाते हैं स्टार्टिंग में ही, अगर उनके फैमिली वालों को या किसी को कुछ हो जाता है तो वो हार मान लेते हैं पहले ही कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ये ऐसे एक व्यक्ति हैं, और हम बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक इनका नाम वो हो गया है, लिखा गया होगा कि एक व्यक्ति जो कि इतने बड़े हॉस्पिटल के खिलाफ में लड़ा है। लोग इतने बड़े हॉस्पिटल का नाम नहीं देना चाहते हैं कि इनने हमको ये किया है या वो किया है, कुछ भी किया है, बट आज
इनके द्वारा इतना सोशल मीडिया ने हेल्प किया, मीडिया ने हेल्प किया, सब ने इनका हेल्प किया और एट लास्ट उस पर कार्रवाई हुई और आगे देखते हैं क्या बड़ी कार्रवाई होती है।